हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला, सर्वोदय विद्यापीठ पीजी कॉलेज सलोन। मित्रों, एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंतर्गत चौथी यूनिट जो है उसमें डेवलपमेंट एंड द नेशनलिज्म, विकास और राष्ट्रवाद, इसकी चर्चा हम आप करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को विकास के संदर्भ में किस प्रकार देखा, आंका, समझा जाता है और एक दूसरे वास्तव में कैसे अंतर संबंध रखते हैं। राष्ट्र, जैसा कि आपको ज्ञात है कि राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, मतलब वहाँ के लोग जो रहते हैं आपस में, उनमें एक यूनिटी होती है, एक भावनात्मक लगाव होता है और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की एक विशेष ऊर्जा संचार करती है उनमें। तो राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है और एक भावनात्मक विचार है। मनोवैज्ञानिक धारणा भी है। मनोवैज्ञानिक धारणा इस प्रकार है कि जैसे हम अपना अंतःमन से जो स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपर है, हम जहाँ रहते हैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, हमारी मन स्थित क्षुद्र हित की पूर्ति के लिए न रहकर व्यापक हित की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, हमारी मन स्थित सामूहिक कल्याण के भाव को दर्शाती हो, हमारी मन स्थित राष्ट्र में विचार के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे ना होकर एक विश्व बंधुत्व और एक मानवतापरक मार्ग पे प्रशस्त होती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसलिए राष्ट्र की धारणा के संदर्भ में मुख्यतः दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक सांस्कृतिक अवधारणा, एक राजनीतिक अवधारणा। तो राष्ट्र की जो धारणा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक है, और राष्ट्र एक आंगिक धारणा है, राष्ट्र की पृथक पहचान होती है। यह एक प्राकृतिक विचार है भाई। प्राकृतिक विचार तात्पर्य हुआ कि जैसे जो जहाँ पे है वहाँ का अन्न जल अगर उसको खा रहा, पी रहा है, तो उसमें राष्ट्र के प्रति एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि हाँ, मौका मिलेगा तो हम अपने क्षमता के अनुरूप राष्ट्र को कुछ देने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जैसे प्रकृति करती है। प्रकृति हर समय क्या करती है? मानव को देती, लेती कुछ नहीं। और मनुष्य क्या करता है? उसका उपयोग न करके उपभोग करता है। तो जब मनुष्य की उपभोग उसका करेगा और एक उसकी लालसा बढ़ जाएगी तो प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए राष्ट्र एक प्राकृतिक विचार भी है। राजनीतिक राष्ट्रवाद के पिता, जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजनीतिक राष्ट्रवाद जो का पिता पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है, वो रूसो को माना जाता है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो पिता माने जाते हैं वो कवि हर्डर थे, एक जर्मन के कवि थे, इनका नाम था हर्डर थे। उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थकों में कई नाम हैं, लेकिन दो नाम खास करके हैं। इसमें फिक्टे हैं और फ्रेडरिक हैं। यद्यपि फ्रेडरिक ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है, किंतु राजनीतिक राष्ट्रवाद से उसको अलग माना है। तो राजनीतिक राष्ट्रवाद के पिता रूसो हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पिता कवि हर्डर हैं। रूसो, जिन्होंने यह माना कि व्यक्ति को अपने व्यापक हित राज्य के हितों में मिला देना चाहिए, जिससे सभी लोगों में राज्य के विशेष तत्व का बोध हो सके। चूँकि राज्य का उत्पन्न होना ही व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम था। जैसा कि आप जानते हैं कि रूसो एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में जिसको लिखी थी, उसमें 3 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा करता है: यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा। यथार्थ इच्छा, जो इच्छा हमारी स्वार्थ से प्रेरित हो। वास्तविक इच्छा, कल्याण का भाव। सामान्य इच्छा, सब लोगों में कल्याण के भाव का समन्वित रूप। तो इसलिए संपूर्ण राज्य की जनता राज्य का अंश है, जिसको राज्य से अलग नहीं समझा जाना चाहिए। एक विचारक थे
पार्थ चटर्जी ने एंडरसन के कल्पित समुदाय के विचार का खंडन किया। इनके अनुसार एशियाई एवं अफ्रीकी देशों पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की धारणा को वो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की धारणा जो है उन पे थोप दी गई है। उनके बगैर इच्छा के अनुरूप उसको ढाल दी गया है। उनके ऊपर दबाव बना के राष्ट्रवाद स्वीकार करने की बात कही गई है। इन देशों ने अपना विचार अपनाने के बजाय यूरोपीय राष्ट्रवाद के विचार को अपना लिया। तो नेक्स्ट अगले बिंदु पे अगर हम ध्यान दें तो एक हेडिंग ये बनाया जा सकता है कि यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद। यूरोपीय राष्ट्रवाद क्या है और गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद। चूँकि राजनीतिक विकास का तात्पर्य उसी प्रकार है जैसे आधुनिक युग में हम जिस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। हम भूमंडलीकरण को जानते हैं। आज पूरा विश्व एक गांव के रूप में, एक विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। उसी गति से राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। इसीलिए हम यूरोपीय और गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत विचार करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में आत्मनिर्धारण से उत्पन्न हुआ, जबकि एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवाद का विचार साम्राज्यवाद के विरोध एवं स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। चूँकि एशिया अफ्रीका के और एशिया के अधिकतर देश वो ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के अधीन थे, और उसी अधीनता को तोड़ने के लिए उनमें शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना का शिक्षा के माध्यम से आभास हुआ और सब लोग मिलकर के उस साम्राज्यवाद के विरोध और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में अपने को सक्रिय रखे कार्य को प्रारंभ किया। चूँकि एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देश ब्रिटेन या यूरोपीय शक्ति के अधीन थे और इसी अधीनता में दासता की पीड़ा दबे थे, जिससे स्वयं की पहचान नष्ट हो रही थी। इसे छुटकारा पाने के लिए विभिन्न आंदोलन हुए और इसी आंदोलन ने एकता की भावना को जन्म दिया एवं राज्य के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ, जिसे राष्ट्रवाद पैदा हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार वेस्टफेलिया संधि 1648 से माना जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्री में राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देता है, जबकि गैर यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। अर्जेंटीना के मार्क्सवादी ने क्यूबा एवं दक्षिणी अमेरिका में राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद से मिला दिया। इस प्रकार यूरोपीय एवं गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद अपने क्रियाकलाप से लोगों में एकता के भाव का सृजन करते हुए राज्य के विकास का सागामी बना दिया। यूरोप में मैजनी ने लैटिन अमेरिका में उदारवाद राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया, जबकि फ्रांसीसी सैनिकों ने प्रजातीय राष्ट्रवाद का आधार रखा, जिसे हिटलर मुसोलिनी ने प्रभावी बनाया, जिसे विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। जबकि एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवाद का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक देश का नायक अग्रणी भूमिका के रूप में कार्य करता है। तो राजनीतिक विकास और राष्ट्रवाद एक दूसरे के हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद वेस्टफेलिया की संधि और एशिया में राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ। राजनीतिक विकास तब तात्पर्य हुआ कि जब हम विकासशील देशों में राजनीतिक संस्थाओं के क्रियाकलाप, उनकी संरचना पे ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि हमारे यहाँ वह तत्व नहीं पाए जाते राजनीति में जो विकसित देशों में पाए जाते हैं। अर्थात विकसित देशों में एक व्यवस्थित राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनीतिक संस्थाओं से लेकर के और लगभग
सारी वह संरचनाएं, सारी वह अवधारणाएं जो राजनीतिक विकास को स्थिरता प्रदान करें, उस पर वो काम करते हैं। हमारे यहाँ अर्थात विकासशील देशों में क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीति को लोग अपने कर्तव्य या दायित्व से नहीं समझते, बल्कि वह जानते हैं कि यह एक किसी प्रकार का गिफ्ट है ना, जो मिल जाता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। सरकार के द्वारा योजनाएं जो मिलती हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विकास जस हुआ, अर्थात हमारी सोच में बदलाव जैसे जैसे हुआ, हम अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक हुए, एक जागरूक नागरिक के भांति राष्ट्र की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए तैयार हुए, या उसका बोध हुआ, और यही राष्ट्रवाद का अप्रत्यक्ष स्वरूप है। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का विकास भी निरंतर हो रहा है, जिससे तरह तरह की लोगों में जुड़ाव, खिंचाव या जो भी कह सकते हैं, उसका प्रादुर्भाव भी हो रहा है।